हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैंने आपको बताया कि 22/7/2026 के बाद परिस्थितियां बदल चुकी हैं और उसके बाद केवल और केवल हमें उन चीज़ों पर कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है जो अपोजिट के वकील ने ऑनरेबल बेंच के सामने कही। सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही 35.1 पर हुई, दो बातें हुई। उन्होंने कहा कि 35.1 ओरिजिनल और अमेंडेड खास समय के लोगों के अपडेशन के लिए है, एक बात। दूसरा उन्होंने ये कहा कि 35.1 का जिक्र जो ओरिजिनल पिटीशन थी चंडीगढ़ वहाँ पर नहीं हुआ है। अब हमें यह देखना है कि पहले वाला जो क्वेश्चन है वो मैं लगभग क्लियर कर चुका हूँ, क्योंकि 35.1 केवल और केवल अपडेशन के लिए है। लेकिन अपोजिट के वकील ने आईबीए और पीएनबी के बनाए हुए R1 के आधार पर कोर्ट को मिसगाइड करने की कोशिश की और उन्होंने अपेंडिक्स 1 का जो सीरियल नंबर 2 है उसको जब पढ़ा तो ऐसा लगा कि ये अपडेशन के लिए है, लेकिन वो अपडेशन के लिए नहीं है। वो केवल और केवल एक खास समय के लिए 1/11/1993 से लेकर 1/11/1992 से लेकर के 1/9/1993 तक, ये 10 महीने की एवरेज पे निकालने के पे कैलकुलेशन के लिए है। और उसका रेगुलेशन 38 और 35(2) में वर्णन है। ये 35(1) से इसका लेना देना नहीं है, जहाँ पर पेंशन अपडेशन है। ये बड़ा स्पष्ट होगा और इस चीज़ों को एडवोकेट शिवाराम जी को बता देगा, उनको नॉलेज में आ चुका है। हाँ, धोखा देने की इन्होंने जो कोशिश की है, वो जो सीरियल नंबर 2 की जो स्टार्टिंग लैंग्वेज है कि फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग बेसिक पेंशन, ये धोखा देने के लिए लैंग्वेज लिखी गई है, जानबूझ करके बैठ करके। दूसरी बात, क्या 35(1) को यदि चंडीगढ़ हाई कोर्ट की पिटीशन में इंक्लूड नहीं किया गया तो क्या उससे हमारे अधिकार खत्म हो जाते हैं, या उसमें जो अधिकार दे रखा है अपडेशन का वो हमारा बरकरार रहता है? इन बातों पर बात करेंगे। तो हमें दो क्वेश्चन बनाए हैं दोस्तों। पहला है वेदर स्टैट्यूटरी राइट कैन बी डिनाइड merely because the relevant statutory provision regulation 30.1 was not specifically pleaded in the original writ petition before the high court। हाई कोर्ट की जो ओरिजिनल रिट पिटीशन थी उसमें 35(1) का समावेश नहीं हुआ, तो वहाँ समावेश यानी इनकॉर्पोरेट इंक्लूजन नहीं होने की वजह से क्या हमारा स्टैट्यूट खत्म हो जाता है? एक का हम जवाब देखेंगे। दूसरा, वेदर द सुप्रीम कोर्ट इन सिविल अपील नंबर 7993/2023 मिस MC Singla can examine and grant relief on the basis of regulation 30.1 including by exercising powers under article 140। क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट इस रेगुलेशन 30.1 को एग्जामिन कर सकते हैं और रिलीफ ग्रांट कर सकते हैं, और उसमें भी आर्टिकल 142 का सहारा लेते हुए, रिकॉर्ड्स लेते हुए, शेल्टर लेते हुए। इन दो बातों पर दोस्तों बात करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यदि पहले वाला तो सवाल हो गया कि दो ही सवाल उठाए थे उन्होंने, तो वो झूठ बोला उन्होंने। दूसरा ये कि 35 इंक्लूड नहीं आया तो हमारे क्या राइट खत्म हो जाते हैं, और उन राइटों को देने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर है? चलते हैं। द आंसर रिक्वायर्स डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन प्रोसीजरल प्रीडिंग्स एंड सब्सटेंटिव स्टैट्यूटरी राइट। प्रोसीजरल प्रीडिंग्स यानी जो हमने प्रीडिंग बनाई, पिटीशन बनाई, उसमें इंक्लूड नहीं हुआ जैसे प्रोसीजर, लेकिन जो रेगुलेशन है उससे जो राइट मिलता है हमें, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हमेशा प्रोसीजरल प्लीडिंग के ऊपर सब्सटेंटिव राइट हावी होते हैं। ए स्टैट्यूटरी राइट इज ऑर्डरली नॉट डिफीटेड बाय डिफेक्टिव प्लीडिंग। लो, ये लो क्लियर हो गया। यदि प्लीडिंग डिफेक्टिव है, 35 नहीं इंक्लूड किया है, लेकिन 35 में जो लीगल राइट है उसको डिनाइड नहीं किया जा सकता। दैट इज नॉट एक्सटिंग्विश्ड, दैट कैन नॉट बी डिनाइड, दैट डज नॉट डाई। मरता नहीं है, वो जीवित रहता है। बहुत बड़ी बात है। द जनरल प्रिंसिपल इज दैट ए राइट क्रिएटेड बाई statute does not disappear merely because the party failed to cite the correct statutory provision। आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब इसको मैं पढ़ूंगा। पहले तो इंडियन कोर्ट्स हैव कंसिस्टेंटली हेल्ड, अब कोर्टों का क्या मानना है, रिलीफ डिपेंड्स ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ ए लीगल राइट नॉट merely ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द सेक्शन कोटेड। सेक्शन कोट नहीं किया कोई बात नहीं है, लेकिन प्लीडिंग में जो आप राइट मांग रहे हो वो तो है, वो आपको मिलेगा।
If the necessary facts are already before the court may apply the correct statutory provision even if it was not specified. यदि पहले नहीं लिया गया लेकिन कोर्ट के पास वो है, जिस प्रकार अभी 35(1) पे बातें हो रही हैं और उसमें हमारा लीगल राइट है, तो कोर्ट उसको लीगल राइट को यूज कर सकता है हमें देने के लिए. कोर्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू डिसाइड डिस्प्यूट्स अकॉर्डिंग टू द लॉ एप्लीकेबल टू द फैक्ट्स. और जो फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स के आधार पर कोर्ट आपको रिलीफ देने के लिए दे सकता है. इसका मतलब हमारा अपडेशन है, यदि वहाँ इसको इंक्लूड नहीं भी किया है, नहीं करने के बावजूद भी हमारा राइट है, कोर्ट कैन डिसाइड इन आवर फेवर. दिस प्रिंसिपल इज रिफ्लेक्टेड इन न्यूमरस सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस stating that quoting a wrong provision or omitting to quote a provision is not fatal if the power or right otherwise exists. फिर क्या, therefore if the pension regulation were already part of the record, the amendment to regulation 30/1 is part of the statutory scheme. यदि वो रिकॉर्ड पे हैं ऑलरेडी, सीधी सी बात है, वो आपको फायदा देंगे. The controversy became pension fixation and updation. The omission to specifically mention the regular 30/1 is in the original writ petition does not automatically extinguish the beneficiary. का जो राइट है उसको ऑटोमेटिकली ख़त्म नहीं करता. इसका मतलब ये हो गया, यदि वहाँ पर 35(1) को नहीं इनकॉर्पोरेट किया है तो उससे हमारा राइट ख़त्म नहीं होता. यही सवाल था अपोजिट के एडवोकेट का कि इन्होंने ओरिजिनल पिटीशन में उसको इंक्लूड नहीं किया. क्यों? उनको तो कहना है, उनको तो निकलना है, उनको जैसा बताया है, और कोई रास्ता नहीं है उनके पास. झूठ बोलने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है. यानी एक दीवार खड़ी करनी है, लेकिन दीवार खड़ी तब करोगे ना जब आपको जो स्टैट्यूटरी राइट हमको मिल रहा है रेगुलेशन से, उसमें करोगे. अब दूसरा है, अपील इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द ओरिजिनल पिटीशन. और जो अपील होती है ओरिजिनल पिटीशन यानी चंडीगढ़ हाई कोर्ट में पिटीशन हुई थी, उसके कंटिन्यूएशन में है, उससे डिसकनेक्टेड नहीं है. उसको यानी 31 साल पहले 2008 में जो केस हुआ था और आज कितना हो गया 18 साल बाद, वो 18 साल बाद की जो पिटीशन आज भी यहाँ पर काम आएगी. कहते हैं सिविल अपील इज नॉट एन एंटायरली न्यू प्रोसीडिंग. द सेटल प्रिंसिपल इज दैट एन अपील इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ द ओरिजिनल प्रोसीडिंग. जो अपील जो होती है ओरिजिनल पिटीशन होती है उसका कंटिन्यूएशन होता है. अब कंसिक्वेंटली द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट कन्फाइंड टू एग्जामिन ओनली द वर्डिंग ऑफ द रिट. तो सुप्रीम कोर्ट कन्फाइंड नहीं है, सीमित नहीं है कि वहाँ जो लिखा हो उसी को यहाँ देखे. तो सुप्रीम कोर्ट फिर क्या क्या कर सकते हैं? इट कैन एग्जामिन. सुप्रीम कोर्ट क्या क्या एग्जामिन कर सकता है. बहुत बड़ी पावर है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, बहुत पावर है. उनका मतलब है केवल उनको राइट देने से. क्या उस रेगुलेशन में कोई राइट है अपडेशन का? यस है. आप सिंपली उसमें नहीं मेंशन ऐसे इससे नहीं कर सकते हो और कोर्ट को गुमराह नहीं कर सकते हो. आर्टिकल दिस अपेंडिक्स 1 का जो सीरियल नंबर 2 है उससे गुमराह नहीं कर सकते हो. वो तो टोटल और टोटल मिसलीडिंग लैंग्वेज है. अपडेशन से शुरू करते हो, नीचे कंप्यूटेशन करते हो. ये कैसे हो सकता है? बाहर से कुछ और अंदर से कुछ. इट कैन एग्जामिन. अब कोर्ट के पास सामने ये है कि कोर्ट क्या क्या कर सकता है. इट कैन एग्जामिन स्टैट्यूटरी रेगुलेशन. कोर्ट कर रहा है ना 35(1) को, वह नहीं होने के बाद भी कोर्ट या उसको स्टैट्यूटरी रेगुलेशन को एग्जामिन कर रहा है सिविल अपील में. अमेंडमेंट, यदि कोई अमेंडमेंट हुआ उसको भी एग्जामिन कर सकता है. गजट नोटिफिकेशन को भी कर सकता है. सब्सिक्वेंट लीगल डेवलपमेंट्स को भी कर सकता है. क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइजिंग फ्रॉम एडमिट और क्वेश्चन ऑफ लॉ. आपको पता है, मेरे को सेवाराम जी ने बताया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था, जब मेहता जी ने ये कहा था कि ये 35(1) को वहाँ कोर्ट नहीं किया, तो कहा था ठीक है कोई बात नहीं है, हम उसका लॉ बना देते हैं. ये पावर है माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास और यही होगा कोर्ट में. कोर्ट ये जान चुका है कि अपडेशन नहीं हुआ है, अपडेशन का रेगुलेशन है और वो देना पड़ेगा, तो कोर्ट उसको ले. इफ रेगुलेशन 31 इज रेलिवेंट फॉर डिसाइडिंग द लीगलिटी ऑफ पेंशन फिक्सेशन द कोर्ट कैन सर्टेनली कंसिडर. और यदि रेगुलेशन 35(1) अपडेशन देने के लिए ज़रूरी है तो कोर्ट इस पर विचार करेगा, कंसिडर भी करेगा, डिसाइड भी करेगा, एग्जामिन करेगा, एनालाइज करेगा, इंटरप्रेट करेगा और एनफोर्स भी करेगा. दोस्तों, आपका केस बहुत मजबूत है कि जिन चीज़ों से हम डर रहे थे उन चीज़ों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. कोई बात नहीं है, ये तो आमने सामने का, क्योंकि सबस्टेंटिव राइट जो होता है ना, जिससे हमें राइट मिलता है, सबस्टेंटिव लॉ जो होता है, ये रेगुलेशन एक सबस्टेंटिव लॉ है जो आपको राइट देता है. आपके राइट अफेक्ट होते हैं. राइट अफेक्ट हो रहे हैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट आपके राइट अफेक्ट नहीं होने देंगे.
वो डेफिनेटली आपके राइट आपके पास आएंगे। दोनों को दोनों क्वेश्चन यदि इंक्लूड नहीं किया है तो क्या हमारे राइट ख़त्म हो जाते हैं? नहीं होते। और नहीं होते हैं तो क्या इंक्लूड नहीं किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट रेगुलेशन को एग्जामिन करके स्टडी करके और अपनी पावर का आर्टिकल 142 में यूज करते हुए क्या यूज करते हैं? डेफिनेटली कर सकता है। और उसके अंतर्गत कोर्ट को कई प्रकार की ताकत है, पावर्स हैं, वो कर सकता है। और सब कुछ अब मैंने बता दिया। और भी इसके कई वीडियो आएंगे जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप पता नहीं चल पाएगा। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।